वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मेरे देश के होनहारों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब सही होंगे। तो ऑन द लास्ट टाइम वी हैव स्टार्टेड रेशनलाइजेशन और काफी कुछ सीखा था हम लोगों ने रेशनलाइजेशन में। रेशनलाइजिंग फैक्टर जाना था ना, जो मल्टीप्लाई, जो हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे सर जो सर्ड है वो एक रेशनल नंबर बन जाए। तो लास्ट टर्म का रिवीजन थोड़ा कम करते हैं क्योंकि आज का लेक्चर में ना एचसीएफ और एलसीएम पढ़ेंगे हम लोग, और ये काफी फायदेमंद रहेगा आप लोगों के। एचसीएफ एलसीएम आप बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं, ठीक है। 10th में ये हल्का सा रिकॉल होता है, फिर से ना 10th में जाके रिकॉल होता है, तो 10th वालों को थोड़ा फायदा हो जाएगा, बट फिर से पढ़ ले तो उनका अच्छा हो जाएगा ये चीज, ठीक है। तो एचसीएफ और एलसीएम शायद कुछ कुछ चीजें नहीं आपको पता चले 10th वालों को। तो शुरू करते हैं आज का पार्ट है ना एचसीएफ। सबसे पहले एचसीएफ देखते हैं, फिर एचसीएफ से सवाल करेंगे। एलसीएम आधा घंटा लगेगा ऑलमोस्ट ना। एचसीएफ कहते हैं एचसीएफ को देखने से पहले क्यों ना हम दो चीजें हैं ना, एक को हम लोग कहते हैं फैक्टर्स, है ना, फैक्टर्स का दूसरा नाम है डिवाइजर्स, है ना, और दूसरा एलसीएम के अंदर हम लोग पढ़ेंगे ना एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एलसीएम के अंदर वर्ड आएगा मल्टीपल ना, तो मल्टीपल वो जरा हम लोग देख लें। तो फैक्टर्स किसे कहते हैं? फैक्टर्स का दूसरा नाम डिवाइजर भी है। इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले मल्टीपल पढ़ लेते हैं ना। मल्टीपल आसान है, मल्टीपल आसान है। कहते हैं मल्टीपल जो है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि 6 के मल्टीपल्स क्या होंगे, तो 6 के मल्टीपल्स मतलब 6 के टेबल, आप ऐसे समझ लीजिए ना। 6 का टेबल आपने लिख दिया तो वो 6 के मल्टीपल होंगे। या इनडायरेक्टली हम ऐसा बोल सकते हैं कि 6 किस किस नंबर का फैक्टर आ सकता है, यानी 6 किस किस नंबर को काट देगा, है ना। तो मल्टीपल्स, तो एक छोटा सा नोट है यहाँ पर, अगर हम चाहें तो एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। जैसे एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, तो एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। तो हर नंबर अपने आप का मल्टीपल होता है। एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। चलिए सर, ये बात तो जान गए। मल्टीपल बस इतना ही आसान है। ये मल्टीपल वर्ड आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, खासकर जब हम लोग क्लास 10th में चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ईपी पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे मल्टीपल वर्ड लौट के आएगा, ठीक है। तो मल्टीपल पता होना चाहिए, और मल्टीपल को जनरल फॉर्म में लिखने के लिए, मान लीजिए 6 का मल्टीपल लिखना है आपको, तो 6n लिख देते हैं, और वेयर है ना n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कह रहे थे ना। n को हम 1 पढ़ के तो 6 बन जाएगा, n को 2 पढ़ के तो 12, n को 3 पढ़ के तो 18, n को 4 पढ़ के तो 24 एंड सो ऑन। तो 5 का मल्टीपल अगर लिखना है आपको तो आप बोलेंगे सर 5 है। सर 12 का मल्टीपल लिखना तो आप बोलेंगे सर 12n, है ना, एंड सो ऑन। तो मल्टीपल लिखना तो बहुत आसान है, जनरल फॉर्म में, ठीक है। फैक्टर्स के बारे में बात करें तो फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो किसी नंबर को काटते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूं कि सर 6 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे, तो आप बोलेंगे सर 6 को काटने वाले हर वो नंबर बताओ। तो आपने कहा सर 1, सर फिर 2 से कट रहा, 3 से कट रहा, 6 से कट रहा। तो एक बड़ी खास बात, 1 और 6 तो उसको काटेगा ही काटेगा, क्योंकि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। और खास 6 है ना, 6 जो खुद नंबर है, नंबर इटसेल्फ इज ऑलवेज द फैक्टर। जैसे एग्जांपल के तौर पे कल को मान लीजिए मैंने अगर 12 ले लिया, ठीक है, तो ये 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, फिर 4 से भी कट रहा है, 6 से कट रहा है, ठीक है, और आगे 8 वर्ड से तो नहीं कट रहा है, ठीक है, फिर अब डायरेक्ट 12 से कट रहा है। तो देखिए 1 और 12 फिर से आया। तो एक बहुत शानदार नोट है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। 1 और वो नंबर है, जो भी नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि 1 हर नंबर को काटता है। डिविजिबिलिटी ऑफ 1 हम लोग देखेंगे तो पहला डिविजिबिलिटी ये देखेंगे, एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1, ठीक है। तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज ऑलवेज द फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। जो भी नंबर दे रखा है उस गिवन नंबर का फैक्टर होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अगर प्राइम नंबर के बारे में आपको पता हो तो कहते हैं प्राइम नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। कोई प्राइम नंबर जैसे 2 है, 2 के सिर्फ 1 और 2 से कटेगा। 3 एक प्राइम नंबर 1 और 3 से कटेगा। सर 5 1 और 5 से कटेगा। सर 17 प्राइम नंबर 1 और 17 से कटेगा। तो प्राइम नंबर्स हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, ये भी अगर आपको पता होगा अच्छी बात है। प्राइम नंबर्स हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, और वो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? वो फैक्टर्स ये होते हैं 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। ये भी चाहो दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ये लिख सकते हो आप। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूं 2, तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर, 1 और 2। मैं अगर बोलूं
11, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 1 और 11। ठीक है, चलिए सर कहानी तो इतनी आसान है, समझ में आ रहा है फैक्टर्स वाली बात। ठीक है, और एक और शानदार नोट है, जरा उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। If a number n1, n2, n3 etc gives remainder r1, r2, r3 respectively when divided by the same number p, then p is the factor of n1 minus r1, n2 minus r2, n3 minus r3 etc. इन सब के फैक्टर क्या कहना चाह रहा हूं मैं पहले नोट लिख देता हूं। ठीक है, क्या कहता है, if numbers एक नंबर n1 है, n2 है, ठीक है, n3 है, dot dot etc gives remainder r1, r2, r3 dot 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 है ना रिस्पेक्टिवली, यानी n1 का रिमाइंडर r1 आ रहा है, n2 का रिमाइंडर r2 आ रहा है, n3 का रिमाइंडर r3 आ रहा है रिस्पेक्टिवली। कब? जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड बाय द सेम नंबर p, व्हेन डिवाइडेड बाय द सेम नंबर p, सेम नंबर p, then p is the factor of, factor of n1 minus r1, n2 minus r2, n3 minus r3 है ना, सिंपल बात है। क्या कहना चाह रहा है, अगर कोई नंबर है जिसको मैं जैसे एग्जांपल ले लो 10 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो आपको पता है एक रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो नंबर n1 हो गया आपका 10, p हो गया आपका 3, रिमाइंडर कितना आ रहा है सर, यहाँ पे 1। एक और नंबर ले लेता हूँ, मैं 19 को भी 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये कितना बन जाएगा 6, 1/3। तो n2 अगर मान लीजिए हमारा 19 हो गया, यहाँ भी रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। ठीक है, चलिए 1 ना करके 2 कर लेते हैं, कोई रिमाइंडर 20 मान लेते हैं, तो ये 2 हो गया रिमाइंडर। ठीक है, r2 अभी p कितना है 3। तो हम डैम श्योर इतना कर सकते हैं, अगर रिमाइंडर को हम गिवन नंबर से हटा दें तो जो बचेगा, ये कितना बचेगा 18, वो डैम श्योर p से कट जाएगा। देखिए बिल्कुल कटने वाला है। अगर रिमाइंडर हम यहां से हटा दें 9, ये एक 9 बन गया, 9 3 से कटेगा कि नहीं, बिल्कुल कटेगा। तो जो भी नंबर हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और जो रिमाइंडर आ रहा है उस रिमाइंडर को एलिमिनेट कर दें तो पूरा का पूरा फैक्टर बन जाने वाला है। अगर रिमाइंडर 0 है, ये p लिखा है, यहाँ पे r लिखा हुआ है, यहाँ q लिखा हुआ है, और यहाँ 0 है तो p इंटू क्यू इज इक्वल्स टू r, क्योंकि प्लस का 0 है, रिमाइंडर तो है ही नहीं। तो अगर r1, p और q दो नंबरों को मल्टीप्लिकेशन करके लिख रहे हैं तो पहली बात p और q वो दोनों इसके फैक्टर होंगे, r के फैक्टर होंगे। ठीक है, तो शानदार सा ऐसा छोटा सा नोट था। ठीक है, अच्छा अब अगर मान लीजिए कि नंबर पर हम लोग काम कर रहे हैं, अगर कल को मैं वेरिएबल लूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपसे ले लूँ एक्स वाई, हाँ सिर्फ एक्स वाई ले लेते हैं, और इसका मैं फैक्टर पूछूं तो आपको पता है 1 और एक्स वाई तो इसके फैक्टर होंगे ही होंगे। नंबर एंड जो भी दे रखा है 1 से तो कटेगा। आप और किससे कर सकता है सर, एक्स से कर सकता है सर, ये वाई से कर सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं बताइए कल को अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई होता तो ये किस से कट सकता है, तो आप फिर से बोलेंगे सर 1 से तो कटेगा, एक्स स्क्वायर वाई से कटेगा, एक सिंगल एक्स और एक सिंगल वाई से कटेगा। तो सर एक और नंबर भी तो है सर, एक्स वाई से कटेगा, देख लीजिए आप। सर एक्स स्क्वायर से भी कटेगा तो 1 2 3 4 5 6 ऊपर 4, तो इतने सारे फैक्टर हो सकते हैं। तो जब वेरिएबल में जाएंगे तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि कौन कौन से पावर छूटा है, कौन कौन से पावर बढ़ गया है। ठीक है, जिसका एक फंडा है, मान लीजिए कल को एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड पावर 5 होता और आपसे पूछते इसके टोटल फैक्टर्स बताइए, तो अब बैठ के एक पावर निकालते रहते, एक होता फिर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड के पावर 5 और बीच में एक बार एक्स लिया
एक बार y लिया, एक बार z लिया, एक बार x स्क्वायर लिया, एक बार y क्यूब लिया, एक बार z 5 लिया, x क्यूब x इंटू वाई लिया, x इंटू वाई स्क्वायर लिया, तो बहुत सारे बन सकते हैं। इसको बनाने का सिंपल फंडा है। फंडा इज व्हाट, आप ट्रिक वैसे 11th क्लास में प्रूफ देते हैं इसका, आपको ट्रिक के फॉर्म में बता रहा हूँ। मान लो एक नंबर n है या वेरिएबल ऐसा है, वो x के पावर में p, y के पावर में q, z के पावर में r एंड सो ऑन, और ये जो भी नंबर्स है ना x y z, ये सबको है ना प्राइम नंबर होना पड़ेगा ना, प्राइम नंबर। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो अंडरस्टूड है, हम डिस्टिंक्ट नंबर मान के चल रहे हैं। तो द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऐसे के जो निकल के आते हैं ना, वो हमेशा p+1 इंटू q+1 इंटू r+1 इसके बराबर निकल के आता है। बहुत अच्छा। मतलब अगर मान लीजिए x y की अगर हम बात करें, तो x y, x के ऊपर 1 लिखा हुआ है, ये भी 1 लिखा हुआ है, तो उसमें भी 1 जोड़ना है, उसमें भी 1 जोड़ना है, यानी 1+1 इंटू 1+1, तो 2 इंटू 2, टोटल 4 फैक्टर आने वाले इसके, 1 2 3 4, एकदम बात सही है सर। इसकी अगर हम बात करें x स्क्वायर y की, तो ये बन गया हमारा p, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो ये बन गया हमारा q, तो 2+1 इंटू q, 1+1, तो दिस इज 3 इंटू 2, द रिजल्ट इज 6। हो गया काम तमाम, बढ़िया सर। और इसकी अगर बात करें तो हम लोग ढूंढ ही नहीं पा रहे तो टोटल कितने फैक्टर होंगे इसके, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग बता सकते हैं कि इसके टोटल फैक्टर 2+1, 3+1 एंड 5+1, तो 3 इंटू 4 इंटू 6, 6 चौके 24, या फिर 12 छके 72, 72 फैक्टर्स आने वाले हैं इसके। बैठ के आप गिनती करते रह जाओगे, 72 फैक्टर्स आने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट से अगर कल को मैं नंबर बड़ा कर दूं, देखेंगे आप बहुत अच्छे से, कल को नंबर बहुत बड़ा कर दूं, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल था कोई 6 12 आसान नंबर था, तो आपने बड़े आराम से कर लिया। मान लीजिए कल को मैं 360 दे देता और आपसे पूछता बताइए टोटल कितने फैक्टर होंगे इसके, पसीने छूट जाएंगे दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 से नहीं कटेगा, फिर ऐसे ढूंढते रहेंगे बहुत सारे 360, टोटल कितने आने वाले हैं इसका फंडा मैं बताता हूँ। इस नंबर को हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे, कैसे लिखने के लिए बहुत अच्छा है सर, आप इसको ना प्राइम फैक्टराइज कर लो ना, बड़ा मजा आता था। 180, फिर 2 से काटा 90, फिर 2 से काटा 45, अब 3 से काटा 15, 3 से काटा 5, तो 360 कैन बी रिटन एज 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 5। अब ये जो भी नंबर लिखे हुए सब प्राइम लिखे, प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें नंबर्स जो बेस में मिलते हैं वो प्राइम में मिलते हैं। तो देखिए p की वैल्यू कितनी हो गई 3, q की वैल्यू कितनी हो गई 2, और r की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो p+1 यानी 3+1 यानी 4, 2+1 यानी 3, और 1+1 यानी 2, तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, टोटल फैक्टर्स जो इसके होंगे दैट विल बी 24। बैठ के ढूंढना 24 फैक्टर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। बहुत तरह तरह के कॉन्सेप्ट है, इसका सम ये बता सकते हैं, फैक्टर्स का सम, ठीक है। 1 और इसको अगर हम नंबर को हटा दें तो टोटल कितने फैक्टर होंगे, तो 24 में से 2 हटा दो, ठीक है ना, तो 22 होंगे, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट ये है आपके लिए खास बात, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं ऐसा करूं कि मैं ना नंबरों की मिक्सिंग कर देता हूँ, नंबर ऑफ वेरिएबल को एक साथ ले लूं, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं 6xy के कितने फैक्टर होंगे, तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 6, ये तो नंबर 6 के लिए फैक्टर हुआ, और xy और xy 1 इसका ऑलरेडी यहाँ पे काउंट हो चुका है, तो 6xy के टोटल इतने फैक्टर होंगे, बिल्कुल गलत। 6xy के टोटल जो फैक्टर होंगे, क्यों 2x से ये नहीं कटेगा, 2y से भी कटेगा, और 2xy से भी कट जाएगा, ये देख लीजिए आप, 3x से भी कटेगा, 3y से भी कटेगा, और 3xy से भी कटेगा, 6x से भी कटेगा, 6y से भी कटेगा, 6xy से भी कटेगा, तो टोटल फैक्टर इतने हो जाएंगे इसके, 4 3 7 7 और 9 16, टोटल 16 फैक्टर्स हो जाएंगे इसके। और अगर नंबर कल को और बड़ा हो जाए, जैसे मैं अगर आपसे बोलूं 12x² के बताइए टोटल कितने फैक्टर होंगे, तो पसीने छूट जाएंगे दोस्तों आपको। 1 2 3 4 6 12, और xy के यहाँ पे x सिस्टमेटिकली लिख देता हूँ, x² और x²y। अब फिर इसको इसके साथ 2 के 5 और बनेंगे, 3 के 5 और बनेंगे, 4 के 5 और बनेंगे, 6 के 5 और बनेंगे, 12 के 5 और बनेंगे, तो लगा टोटल कितने हो जाएंगे। ये यहाँ पे लिखा हुआ 6 6 5 11, और
5 5 25, तो टोटल ये हो गया 6 3 36, 36 फैक्टर आने वाले हैं इसके। तो इतना जो तामझाम करोगे इसके लिए मैं एक दूसरा ट्रिक आपको देता हूँ, ठीक है। अगर कल को वेरिएबल और फैक्टर दोनों साथ में हो उसके लिए ट्रिक है शानदार। क्या करेंगे आप, ये नंबर जो लिखा है ना, नंबर के फैक्टर्स को मैं n बोलता हूँ और वेरिएबल के फैक्टर को मैं n बोलता हूँ 1 को फिर से काउंट करने के बाद। टोटल नंबर कहते हैं, टोटल फैक्टर जो इस केस में आएगा ना, टोटल फैक्टर्स will be m into n, where m is number of factors, number of constant factors, ऐसा बोल देता हूँ सबसे बढ़िया, जो भी कांस्टेंट्स लिखे हुए हैं उसके फैक्टर्स, और n जो है ना, नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, वेरिएबल जो भी आ रहे हैं ना उसके फैक्टर्स टोटल कितने हैं, ठीक है। तो नंबर फैक्टर्स इंक्लूडिंग वन अगेन ना, इंक्लूडिंग वन अगेन, वन को एक बार और काउंट करना है तब। अब देखिए जो मैंने बताया इस ट्रिक से, जो भी हमने सवाल किया सब कितना जल्दी आंसर आएगा। नंबर के कितने फैक्टर है, तो m की वैल्यू 4, वेरिएबल के कितने फैक्टर है, तो 3 में, लेकिन एक बार फिर से 1 ऐड करना है, तो फिर से ये हो गया 4 इंटू 4, आंसर कितना आया एक लाइन में, 16 बन गया आंसर। पर 12x² y, नंबर के फैक्टर कितने हुए सर, m, तो m की वैल्यू कितनी हो गई सर, 6। अच्छा वेरिएबल कितने हैं, 1 2 3 4 5 और एक 1 फिर से काउंट करना है, तो n कितना हो गया 6 इंटू 6 कितना हुआ सर, 36, आंसर कितना आ रहा सर, 36। मजा आ गया। और अगर कल को सवाल में ये दे देता कि 12x² y³ z की पावर 5 का टोटल फैक्टर बताओ, ऐसे करते रह जाते तो पसीने छूट जाते हैं आपको। और मेरे वाले फंडे से m कितना है सर, m है 6, और ये n कितना है सर, तो n हमने कैलकुलेट किया था 72 में एक और बार 1 यहाँ इंक्लूड है ना, तो डायरेक्ट मैं 72 ले रहा हूँ, तो 6 इंटू 72 टोटल इतने फैक्टर्स बन जाएंगे आपके। सही है, छोटा मोटा सा कमाल थोड़ा सा फैक्टर्स और मल्टीपल्स का था, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके यहाँ तक जो कुछ भी आपको उतारना आप उतार लीजिए। तो फिर हम लोग एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ में फैक्टर वर्ड आएगा ना, तो फैक्टर को हम लोग सीखते हैं ना, एचसीएफ को हम लोग सीखते हैं, जहां तक जो कुछ उतारना आप उतार लीजिए पहले। और कुछ ठीक है नोट और मल्टीपल्स में, वो भी मैं आपको लिख ही देता हूँ यहाँ पे। 0 is a multiple of every number as the product of 0 multiplied by any number is 0, है ना। यहाँ पे और फर्दर नोट ऐड कर लीजिएगा, मैं आपको वर्बल बोल दे रहा हूँ। जब आप उतारने पड़ेंगे ना, तो पहले मल्टीपल्स उतार लेना, उसके बाद फैक्टर्स के बारे में, क्योंकि फैक्टर्स की थ्योरी थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। 0 is a multiple of every number as the product of 0 multiplied by any number is 0। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से 0 मिल जाता है, इसलिए 0 हर नंबर का मल्टीपल है, ठीक है। दूसरा, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ नंबर इज इनफाइनाइट व्हाइल नंबर ऑफ इट्स फैक्टर इज ऑलवेज फाइनाइट, ठीक है। फैक्टर्स हमेशा फाइनाइट होंगे, ये अच्छा नोट है, क्योंकि ये दोनों का मिक्स है। तो इस नोट को आप यहाँ लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको पढ़ लेने के बाद। क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर इज इनफाइनाइट, किसी भी नंबर का मल्टीपल्स कितने होंगे, तो इनफाइनाइट, चलता रहेगा आगे तक, जहां तक जा सोच सकते हो आप, ठीक है। लेकिन जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, ठीक है। तो फिर से बोल रहा हूं, नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर इज इनफाइनाइट व्हाइल नंबर ऑफ इट्स फैक्टर्स इज ऑलवेज फाइनाइट, है ना। अच्छा ये भी एक अच्छा नोट है। अगला नोट यहाँ पे भी आप नीचे ऐड कर लीजिए, एक और नोट क्या कहता है, अ नंबर इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ इट्स all its factor। a number is always a multiple of all its factor। जितने भी फैक्टर हैं, जैसे 6 के फैक्टर्स कौन कौन है, 1 2 3 6, तो कहता है a number is always a multiple of all its factor, अपने सारे फैक्टर्स का मल्टीपल होता है। कोई भी नंबर है वो अपने सारे फैक्टर्स का मल्टीपल है। कहने का मतलब जो भी नंबर जैसे 6 है ना, 6 है तो अपने फैक्टर्स का मल्टीपल है ना। 2 इंटू 3 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 6, ठीक है। या 6 इंटू 1 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 6, ठीक है। तो उनका मल्टीपल है, नंबर इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स, ठीक है। सारे फैक्टर्स का मल्टीपल होगा, मतलब आप अगर ऐसे मतलब उन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना निकल के आ रहा है, 6 2 36, तो ये नंबर भी बनेगा ना वो इसका मल्टीपल ही है। सर देखो 6 का मल्टीपल है, अरे कटना ही कटना है। सबको अगर मल्टीप्लाई भी कर दो सारे फैक्टर्स, जो भी नंबर आएगा ये बड़ा सा
वो 12 से कटेगा नहीं कटेगा, मतलब बिल्कुल कटेगा सर, तो मल्टीपल होगा, ठीक है। तो नंबर इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स, ठीक है। बाकी जो भी चीजें वो एलसीएम के बारे में, तो एलसीएम में जानेंगे हम लोग। तो फिलहाल तो हम लोग फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में जान गए हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके यहाँ तक जो कुछ उतारना आप उतार लीजिए, ठीक है। तो फिर हम लोग मेन पार्ट दैट इज व्हाट एससीएफ शुरू करते हैं ना, दैट इज एससीएफ। अब मेन आए हम लोग एससीएफ पे, तो काफी टाइम लग गया ना डिवाइजर और मल्टीपल को समझने के लिए। कोई नहीं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। अब जब मैं एससीएफ पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो मैं पूछता हूँ बताइए बेटा एससीएफ का डिफिनेशन क्या है, तो सब कहते हैं सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इतना तो यार झाड़ू पोछा वाले को भी पता होता है। तो अब मेन ये बात है कि एचसीएफ कहते हैं, इसमें एग्जैक्ट डेफिनेशन बहुत कम को पता होता है, क्योंकि अगर उनको पता होता तो मैं जो सवाल दूंगा वहां पे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि फाइंड द एचसीएफ। आएगा सवाल आएगा जहां पे कहीं नहीं लिखा है फाइंड द एचसीएफ, लेकिन तब भी आपको इनडायरेक्टली एचसीएफ पूछा गया है, ठीक है। तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं जहां पे कहीं नहीं लिखा होता है कि फाइंड द एचसीएफ, लेकिन आपको इनडायरेक्टली एचसीएफ का कॉन्सेप्ट पता तो आप बोल सकते हैं कि हाँ यार इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो, तो आपको फिर फर्दर जो भी सिंप्लीफाई करना कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। या कुछ सवालों में कहीं नहीं लिखा होता फाइंड द एचसीएफ, लेकिन एलसीएम निकाल के बिना निकाले हुए भी, मतलब एलसीएम निकालेंगे हम और उसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। 10th क्लास में ऐसे सवाल दे रखे हैं, ठीक है। काजू बर्फी वाला एक सवाल है, और एक श्याम और मोहन ऐसे करके दो दोस्त हैं एक सर्किल में दौड़ रहे हैं, कहीं नहीं लिखा फाइंड द एचसीएफ। अभी दिखाएंगे, मैं आपको सवाल दिखाऊंगा मैं आपको जहाँ पे कहीं नहीं एलसीएम लिखा हुआ, लेकिन इनडायरेक्टली एलसीएम निकालने से आपको फाइनल आंसर आने वाला है। तो इस तरह के सवाल को आप तभी कर पाएंगे जब आपको एग्जैक्ट एचसीएफ का डिफिनेशन पता हो। डिफिनेशन पता हो एचसीएफ कहते हैं किसको है, ठीक है। तो इतना तो सबको पता है सर एचसीएफ इज बेसिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। इसीलिए मैंने आपको पहले फैक्टर पढ़ा रहा था। एचसीएफ का फुल फॉर्म है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको आप डिवाइजर भी बोल दो अभी, क्योंकि इसका दूसरा नाम एचसीडी भी आप बोल सकते हो। एचसीडी वैसे कम यूज होता है, ज्यादातर जो यूज होता है इसका दूसरा नाम दैट इज जीसीडी या जीसीएम यूज होता है। जीसीडी का मतलब ग्रेटेस्ट हाईएस्ट की जगह मैं ग्रेटेस्ट वर्ड यूज कर दूं, और कॉमन तो अभी भी कॉमन रहा, और डी फॉर अब डिवाइजर, ठीक है। तो डिवाइजर यहां ना लिख के, क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड एच फॉर फैक्टर होगा तो डिवाइजर। और जीसीएम का जो फुल फॉर्म है दिस इज ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। कुछ लोग मल्टीपल बोल देते हैं, मल्टीपल बिल्कुल नहीं है, दैट इज मेजर। तो एचसीएफ का अपने दो और नाम है, अगर ये आपको नहीं पता तो एक बार 11th एंट्रेंस में सवाल आया है इस पे जीसीएम और जीसीडी करके, जीसीडी करके कराऊंगा सवाल, सब दिखेगा आपको, तो वो हम नहीं कर पाते। तो आपको नाम भी पता होना चाहिए। एचसीएफ का दो और नाम है, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या जीसीएम ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। तो जरा जल्दी से पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद आपको मैं उतारने का मौका देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ जो पहले भी एग्जांपल लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूँगा बताइए 12 और 18 का एचसीएफ क्या होगा, है ना। 99% बच्चे 99% बच्चे इसका एचसीएफ फट से बना के निकाल देंगे, हाँ सर ये आंसर है। लेकिन वो एचसीएफ निकला है, उसकी क्या मतलब है उसका, वो जो नंबर है वो क्या ऐसा नंबर है जिसमें क्या ऐसा खास बात है, ठीक है। जैसे 12 और 18 का एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहला काम करता है उल्टा चलते हैं, इसके फैक्टर लिखो। तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। और 18 के फैक्टर की बात करेंगे तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से कटेगा, 6 से के बाद फिर 9 से कटेगा, फिर 18 से कटेगा। सही है, 12 और 18 की अगर हम बात कर रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपका काम होगा कॉमन ढूंढो। इन फैक्टर्स में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है सर, 2 भी कॉमन है सर, 3 भी कॉमन है सर, 6 भी कॉमन है सर। अब फर्दर कॉमन तो नहीं दिख रहा है। तो अब भाई साहब कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो सर सबसे बड़ा सर 6 है। तो एचसीएफ 12 और 18 का 6 हो जाएगा। और ये जिस मेथड से हम इस एचसीएफ को कैलकुलेट कर रहे हैं, दिस इज बेसिक मेथड ना, डिफिनेशन मेथड ना, बेसिक मेथड से आपने एचसीएफ को कैलकुलेट किया। अब खास बात क्या है, ये इसका डिफिनेशन से आपको समझ में आएगा। तो डिफिनेशन में डिक्टेट कर रहा हूं, सुनेंगे बहुत अच्छे से आप। द एचसीएफ ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स, 2 से ज्यादा भी नंबर हो तब भी यही कहानी करना है। या सेम अगर पॉलिनोमियल सॉरी अगर वेरिएबल्स में दे रखा हो तो यही सेम कहानी करना, दिखाऊंगा बैठ में कैसे करेंगे वेरिएबल वाले भी एग्जांपल। तो कहता है द एचसीएफ ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स, सुनेंगे बहुत अच्छे से। द एचसीएफ ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर इज द हाईएस्ट/ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट वर्ड
ग्रेटेस्ट बोल दूं तब भी चलेगा। The HCF of two or more than two numbers is the highest slash greatest। इसको अंडरलाइन कर लो क्योंकि जब LCM पढ़ेंगे तो वहां पे लोवेस्ट या स्मॉलेस्ट वर्ड आएगा। Is the highest slash greatest number, सबसे बड़ा नंबर। अच्छा नंबर भी ऐसा वैसा कुछ नहीं, ये कॉमन फैक्टर होना जरूरी है। हाईएस्ट नंबर लिख देता हूं ना सबसे बढ़िया। द HCF ऑफ टू और मोर numbers is the highest slash greatest number। और वो नंबर भी ऐसा वैसा नहीं सर, वो कॉमन फैक्टर होना जरूरी है, ठीक है। अब क्या खास यही है मेन मुद्दा कि आप उन सवालों में इससे क्यों निकालते हो। The HCF of two or more than two numbers is the highest slash greatest number ब्रैकेट में कॉमन फैक्टर that divides each of the given numbers exactly, that divides each of the given number exactly। जो भी नंबर दे रखा है वो उन दोनों नंबरों को काट देगा एकदम एग्जैक्टली। मतलब 6 एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर यहां पे लिखा हुआ है इनके कॉमन फैक्टर में, जो 12 को और 18 को दोनों को काट रहा। भरोसा नहीं तो चेक कर लीजिए, 12 कट गया, 18 भी कट गया। सर कट तो 3 से भी रहा है, कट तो 2 से भी रहा है, दोनों कट तो 1 से भी रहा है दोनों। क्या ये सबसे हाईएस्ट है? नहीं सर, इससे भी बड़ा नंबर मिल गया मेरे को 2, उससे बड़ा मेरे को 3, उससे बड़ा 6 से बड़ा मेरे को कोई दिख ही नहीं रहा। वैसे देखने में जाए तो सबसे बड़ा नंबर तो 18 है सर, लेकिन 18 ही दोनों को काट ही नहीं रहा है, दोनों को काट ही नहीं रहा, तो फेल हो गया डिफिनेशन के साथ। दैट डिवाइड्स ईच ऑफ द गिवन नंबर एग्जैक्टली, दोनों को काट नहीं रहा। अच्छा सर दोनों को काटने वाला 3 भी है, लेकिन वो 3 सबसे हाईएस्ट है, तो सबसे बड़ा जो दोनों को काट दे, ये होता है मेन डिफिनेशन HCF का, ठीक है। तो एक बहुत शानदार चीज ना ये आपको पता होना चाहिए, HCF ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स, ये एग्जैक्ट डिफिनेशन है इसका, ठीक है। अब डिफिनेशन उतारने के बाद आप एग्जांपल यहां उतारना कि मैंने जो एग्जांपल आपको बताया है, तो आपको चीजें अच्छे समझ में आएंगी, ठीक है। और स्टार्ट ऐसे करेंगे, HCF आल्सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आल्सो नोन एज GCD और GCM, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब द डिफिनेशन, द HCF ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स इज द हाईएस्ट स्लैश ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर एग्जैक्टली, ठीक है। ये आपको उतारना है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे और भी मैं चाहूँ आपसे बोल दूं कि सर 25 और 125 का अगर मैं HCF निकालूं तो क्या होगा, तो सर 25 के फैक्टर लिखेंगे आप 1, 5 और बस 5 से कट रहा है, फिर अगला 25 से कट रहा है, और 125 की बात करेंगे तो 1 से कटा, 5 से कटा, 15 के टेबल में तो आ ही नहीं रहा है ना, तो फिर मेरे ख्याल से 25 से कटेगा, ठीक है, फिर 125 से कटेगा। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा दिख रहा है? दैट इज 25। तो यहाँ पे जो HCF हो जाएगा दैट विल बी 25 वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों से कट जा रहा है, इन दोनों को काट दे रहा है, कट जा रहा है, काट दे रहा है, ठीक है। जो भी नंबर्स दे रखे हैं सबको काटना चाहिए। और एक बहुत शानदार नोट, क्या नोट है, HCF of two or more than two prime numbers is always 1। 2 या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर हो, क्योंकि पता है सब प्राइम नंबर में कॉमन फैक्टर 1 ही आने वाला, 1 के अलावा कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, इसलिए सारे अगर प्राइम नंबर लिखे हुए तो उसका HCF 1 ही आने वाला है ना। तो HCF of 2 or more than 2 prime numbers is always 1। एक बात, दूसरी बात तो और मजेदार चीज है जो कि आपको ट्रिक के फॉर्म में यूज करेंगे हम HCF को सवाल को सॉल्व करने में, चुटकियों में अगर करना होगा ये आपके बहुत काम आ जाएगा, ठीक है। बड़े आराम से पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है आज का लेक्चर में सिर्फ HCF पढ़ पाए, अगले लेक्चर में हम लोग LCM पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोई नहीं आराम से ही देख रहे हैं। HCF ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स, टू प्राइम नंबर्स, प्राइम होना जरूरी है, इज ऑलवेज 1, ठीक है। कंपोजिट के ऐसा नहीं होगा, कंपोजिट नंबर के एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूं, ठीक है। कहते हैं HCF जो भी नंबर दे रखा है उन सब नंबरों से छोटा या सबसे छोटे वाले के बराबर हो सकता है। जैसे देखिए आप 12 और 18 का HCF कभी 12 और 18 से बड़ा होगा ही नहीं, और अगर हो भी सकता है तो बराबर हो सकता है सबसे छोटे वाले के। जैसे यहाँ पे 25 और 125 का HCF निकाला तो मिनिमम 25 से तो छोटा ही आएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि 25 के बराबर है, जैसे यहाँ पे कुछ 25 के बराबर आ गया।
तो कहते हैं एचसीएफ हमेशा सारे नंबरों से छोटा या बराबर हो सकता है सबसे लीस्ट नंबर से, ठीक है। तो एचसीएफ ऑफ नंबर्स इज लेस देन और मे बी इक्वल टू लीस्ट ऑफ दीज या स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर्स, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ऊपर वाला एग्जांपल देखें कि यहाँ पे बराबर समझो छोटे वाले को हो गया कोई भी नंबर, इससे मैं एग्जांपल भविष्यवाणी करूं कि 2, 5, 15, 45, 50 से दे रखा है, इसका एचसीएफ क्या है, तो सबसे छोटा नंबर कौन है 2, तो एचसीएफ जो भी होगा 2 से छोटा ही आने वाला है, ठीक है। एक और बात, अगर मान लीजिए 2 प्राइम नंबर इन्वॉल्व हो गया है और उसके अलावा 2-4 और कंपोजिट नंबर ले लिया आपने, जैसे एग्जांपल जो मैंने एग्जांपल लिया 2, 5, 25, 500 है ना 100 ऐसा कुछ लिख दिया मैंने और आपसे बोला कि भाई इसका एचसीएफ बताइए। जहां पे 2 प्राइम नंबर इन्वॉल्व हो गया, अब आपको पता है यहाँ पे 1 के अलावा कोई फैक्टर कॉमन आने वाला है। अब इधर कितने भी कॉमन हो जाए, यहां से तो कुछ कॉमन आने वाला नहीं, अब ये 1 हर जगह कॉमन है। तो जहां पे 2 प्राइम नंबर आ गए, ठीक, 1 प्राइम नंबर है 2 प्राइम नंबर आ गए, तो डैम श्योर है एचसीएफ तब भी 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑफ ऑल द नंबर्स कैसे लिख सकते इसका, ठीक है, अगर इसका नोट लिखना चाहे तो ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। बस सोचना है आपको प्राइम नंबर है या नहीं वो नंबर, ठीक है। फॉर मोर देन 2 numbers out of which for HCF of more than 2 numbers out of which 2 are primes, 2 are prime number, 2 are prime, ऐसे भी बोलते तब भी चलेगा, the HCF is still 1, अभी भी आंसर 1 ही आने वाला है। कोई भी 2 प्राइम नंबर से मान लीजिए मैंने ले लिया 11 और 20, फिर 45, 90 और मैंने ले लिया 37। अब आपको दिख रहा है ये और ये 2 तो प्राइम नंबर है। अब इनमें कॉमन 1 के अलावा कुछ आने वाला है कि अब बीच में कुछ भी कॉमन आ जाए, तो फाइनल कॉमन जो आएगा वो 1 ही आएगा। तो इस केस में एचसीएफ हमेशा 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण में और भी कुछ नोट देख लेता हूँ, और भी कुछ नोट को इससे रिलेटेड तो मैं आपको लिखवा दूंगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हम लोग फिर मेथड्स में आएंगे, एचसीएफ के क्या क्या मेथड्स हैं। 2 और मोर प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1, 2 या 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा तो एक्चुअली 2 और मोर, ठीक लिखा हुआ 2 और मोर, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स, ठीक है, ठीक है। एचसीएफ ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज लेस देन और मे बी इक्वल टू द लीस्ट, पॉजिटिव इंटीजर्स लिखते हैं नंबर्स, ठीक है। एचसीएफ ऑफ नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर वर्ड लिख लो यहाँ पे तो और अच्छा है। पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव के बारे में बात ही नहीं करते हैं यार, ठीक है। मे बी इक्वल टू द लीस्ट, ठीक है। अच्छा, ये बड़ा अच्छा है, ये थर्ड नोट जो है नेक्स्ट नोट, ये शायद 10th वालों को नहीं बताया था मैंने, ये बड़ा प्यारा नोट है, इसको जरा देखते हैं क्या कहता है। इफ एचसीएफ ऑफ n1, इफ एचसीएफ ऑफ n1 एक नंबर है, दूसरा नंबर n2 इज h, अगर h है तो कहते हैं इनके कॉम्बिनेशन से जो भी नंबर बनाएंगे आप वो भी h आएगा। क्या मतलब दिखाता हूं मैं आपको, यानी देन HCF n1 plus n2, n2, HCF n1 minus n2, n2, ये भी h आएगा, ये भी h आएगा, ठीक है। और n1 minus n2, n1 plus n2, n1 HCF n1 minus n2, n1 plus n2, ये भी h आएगा। अगर इसका किसी भी 2 नंबर के HCF h है, एक नंबर h है, उन दोनों नंबर को जोड़ूं फिर n2 के साथ लूं HCF, तब भी h आएगा। एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, जैसे लिखा ना 12 और 18, 12 और 18 का HCF जो निकाला था हमने वो 6 आएगा। अब 12 और 18 का जोड़ दिया 30, और 30 और 18 का भी अगर हम HCF निकालेंगे तो ये भी 6 आएगा। कैलकुलेट करके देख लेना। अच्छा, 12 18 का सब्ट्रैक्शन बड़ा नंबर 18 मान लेते तो 18 माइनस 12 तो 6 और 18 का अगर हम HCF निकालेंगे तब भी वो 6 आएगा। पता है सबसे स्मॉल 6 आ रहा है।
और अगर हम HCF N1 माइनस N2 6 और इन दोनों का ऐड 30 का HCF निकालो तब भी वो 6 ही आएगा। ये बड़ी खास प्रॉपर्टी है HCF की। ठीक है, सबका अपना प्रूफ है ना, ज़्यादा प्रूफ करना चाहे हम एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये बहुत शानदार चीज़ है नोट के फॉर्म में। तो ये फर्स्ट नोट, सेकंड नोट, थर्ड नोट, फोर्थ नोट, 4 नोट मैंने आपको HCF से लिख के बता दिया आपको। ठीक है, अब हम आते हैं मेन मेथड्स टू फाइंड HCF ना, मेथड्स टू फाइंड HCF को पता करने के क्या क्या तरीके हैं आपके पास। देखिए भाई लोग, पहला तरीका तो आप लोगों ने सीख लिया, दैट इज बेसिक मेथड है ना, जो मैं आपको बता रहा था। सारे फैक्टर लिखो, उसके बाद उसमें से कॉमन निकालो, उसमें सबसे बड़ा जो होगा वो आपका HCF होगा। ये हर बार एक रिलायबल सही तरीका तो नहीं, मतलब आंसर तो हमेशा सही आएगा, टाइम लगा सकता है ना फैक्टर पता करो। कल को नंबर बहुत बड़ा हो जाए तो उसके फैक्टरिंग निकालने में आपको टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास आया ना सर, बचपन में हमने सीखा ना दूसरा तरीका, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हाँ यार, बड़ा मजा आता था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, कल को मान लीजिए एक नंबर में ले लूँ 42 है ना, और 108 ले लूँ मैं नंबर, और इन दोनों का मैं HCF निकालूँ। तो कहते पहले इसका प्राइम फैक्टर निकाल लिया, 2 से कटा 21, फिर ये 3 से कटा 7, तो 42 को हम लोगों ने लिख दिया 2 × 3 × 7, और 108 का प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं 108, 2 से काटा 54, 2 से काटा 27, 3 से काटा 9, फिर 3 से काटा 3, तो 108 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब। अब जब हम इन दोनों का HCF ले रहे होंगे 42 और 108 का, तो क्या करेंगे, जितने भी प्राइम फैक्टर आए हैं उन सबको लिख देंगे। 2 आया, 3 आया और 7 आया। अब 2 अगर आया, जहां जहां से 2 आया उसका पावर देखेंगे। जैसे यहाँ पे पावर 1 है, ठीक है, उसका मिनिमम पावर उठा लेंगे। 2 की पावर 1 है, 2 के पावर 2 है, तो मिनिमम छोटा कौन है, 1 है या 2 है? सर 1 है, तो 1 उठा लिया। 3 के पावर में क्या है, 1 है, 3 की पावर में क्या है, 3, तो छोटा कौन है, 1 है, सर 1 उठा लिया। 7 के पावर में 1 है सर, यहाँ तो 7 है ही नहीं, तो 7 के पावर कुछ नहीं, तो 7 के पावर 0 है, तभी तो 1 है, 7 के पावर 0 1 हो जाएगा। ये भी 1 लिखा हुआ है, और यहाँ पे तो 7 के पावर 1 है, 1 और 0 में क्या उठाएंगे, तो 0 उठा लिया। तो ये कितना हो गया, 1 2 × 3 कितना हो गया, 6, यानी इसका HCF 6 आने वाला। और भरोसा नहीं, चेक कर लो, 6 से 42 कट गया, 6 से ये भी कट गया, दोनों कट जाएगा नंबर, परफेक्ट कटेगा। इससे बड़ा कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको जो दोनों को काट रहा हो। तो यहाँ पे बहुत शानदार नोट है जो आपको ध्यान रखना है कि जब हम लोग HCF निकाल रहे होते हैं तो हम लोग पावर का मिनिमम वाला पार्ट उठाते हैं, लेकिन जब LCM निकाल रहे होते हैं तब हम लोग मैक्सिमम वाला उठाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये बात का ख्याल रखना होता है, टेकिंग और मिनिमम पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, मिनिमम पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स में हम लोग ना मिनिमम पावर उठाते हैं, छोटा वाला पावर। कल को 3 नंबर, तीनों नंबर को लिखो, जितने भी प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व हुए हैं बेस में, वो सबको लिख दो, उन सब में से मिनिमम पावर उठा लो। ठीक है, एग्जाम्पल में हम देखेंगे, सवाल करेंगे हम लोग। तो दूसरा तरीके के बाद एक और तरीका है सर, जिसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। तो अपनी याद है कि नहीं याद है आप लोगों को, बड़ा मजा आता था। अगर ये 2 नंबर है सर, जो छोटा वाला नंबर उसको डिवाइजर बना दो, बड़ा वाला नंबर को डिविडेंड बना दो। 42 84 2 बार में चला गया, ये 4 उतरा, ये 2 हुआ 24। अब इसको डिवाइजर मानते हुए इसको डिविडेंड मान लें, 42 यहाँ आ जाएगा, 24 ये एक बार में गया, 12 का ये 8, ये 18 हो गया, ये 24 यहाँ पहुँच जाएगा, है ना। अब ये 18 एक बार में जाएगा, अब यहाँ से रिमाइंडर आया 6, अब ये 6 18, ऐसा करते जाओ तब तक करते जाओ जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और जैसे ही रिमाइंडर 0 आता था आप बोलते थे यहाँ पे लिखा हुआ चीज विल बी द HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यही चीज अगर कल को 3 नंबर के लिए करना हो, चलो कल को यहाँ पे 3 नंबर करना, 3 को प्राइम फैक्टराइज कर दिया। 3 नंबर के लिए आप लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे चलाते हैं, उम्मीद है शायद याद हो आपको। पहले 2, एक छोटा और एक सबसे बड़ा नंबर का HCF निकाल दो, अब जो नंबर आया उसको मिडिल वाले नंबर के साथ सेम काम करो, तो आपको HCF यानी कॉमन फैक्टर निकलता जाएगा। ये है कॉमन फैक्टर, आपको निकालते जाना है। अब एक और तरीका है जो हम लोग क्लास 10th में जाके पढ़ते हैं, 4th तरीका, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये पूरा यूक्लिड्स बाबा ने, जैसे आपने पढ़ा चैप्टर नंबर 5 में 9th क्लास में, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, तो उन्होंने यूक्लिड बाबा ने बहुत मेहनत की, बहुत मैथ के महारत इंसान लोगों में से थे। ठीक है, तो उन्होंने भी एक तरीका दिया HCF को निकालने का, इसलिए क्लास 10th में ना HCF और LCM फिर से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है,
ये तरीका तो 10th वालों को आता है, 9th वालों को भी थोड़ा सा हम हल्का से सिखा देते हैं। इसमें हम लोग करते हैं 10th नंबर एक लेक्चर में इसके बारे में लेता हूँ ना, तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर है ना उसको इधर लिख लेते हैं और सबसे छोटे वाले नंबर को इधर, यानी इनका एक फॉर्मूला होता है a = bq + r, जहाँ पे r ना 0 या b से हमेशा छोटा, ये कंडीशन लेके चलते हैं। कहता है कि दो इंटीजर्स को यूक्लिड्स लेमा कहता है, थोड़ा इतना डीप लेना चाहेंगे बस, हर दो नंबर को, पॉजिटिव नंबर को हमेशा इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। यानी सबसे बड़ा नंबर 108, 108 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, 42 में से क्या मल्टीप्लाई करें 108 के नजदीक पहुंच जाए, जब बराबर हो जाए तो बहुत अच्छी बात, हमें समझ में आ रहा है। हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते 84 के करीब पहुंच जाएंगे, लेकिन 24 छूट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो नंबर लिखा है 42, 42 से छोटा नंबर यहाँ पे आएगा, रिमाइंडर ही जैसा देख लीजिए आप, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर, एकदम वही चीज चल रहा होता है हर स्टेप में। आप क्या करते हैं, अगले स्टेप में ये वाला क्वांटिटी को यहाँ पहुंचा देते हैं और ये जो रिमाइंडर है वो यहाँ b का जगह ले लेता है। और ये सेम काम 24 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 42 बन जाए तो सर एक बार मल्टीप्लाई कर दो, बाकी जो बचेगा 18 वो r में चला जाएगा, और ये 18 देखिए 24 से छोटा आ रहा है। अभी 24 को हम लोग यहाँ भेज देंगे और ये 18 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर से कितने बार में जा रहा है, एक ही बार में जा रहा है, कितना रिमाइंडर 16, सॉरी 6। अब ये 18 यहाँ पहुंच गया, ये 6 यहाँ पहुंच गया, कितने बार में, 3 बार में जा रहा है, रिमाइंडर कितना हुआ 0। कह रहा है ये स्टेप को, ये वाली चीज को बार बार हम रिपीट करते जाते हैं, तब तक रिपीट करते जाते हैं जब तक हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ चीज 0 ना मिल जाए। और जैसे यहाँ r पे लिखा हुआ चीज 0 मिल जाए, यहाँ पे b की जगह लिखा हुआ चीज विल बी आवर HCF, यही हमारा HCF हो जाता है। और देखिए ये वाले तरीके और ये वाले तरीके, बस जो हम काम यहाँ पे स्ट्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे स्टेप वाइज चल रहा होता है। देखिए 42 22 24 42 24 24 18 24 18 18 6 18 6 फिर 6 0, कुछ नहीं लिखा, क्या 0, बस इसका एक नया मेथड बना दिया गया और यूक्लिड का हमारा नाम ले लिया और ठीक है। तो ये वाला तरीका यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो फंडा है, ठीक है, क्लास 10 में बहुत अच्छे से सीखेंगे हम लोग, ठीक है। तो फिलहाल यही तरीके हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो वीडियो आप ऐसे, मैं कंजूसी करने के लिए ऐसे उतार रहा हूँ, आप मेथड्स टू सॉल्व फाइंड ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके उतारें तो आपके ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो आप काफ़ी लग रहा है कि थ्योरी में इतना टाइम लगेगा, सवाल भी करेंगे, तो आज सिर्फ एससीएफ ही हो पाएगा, कोई नहीं, आज एससीएफ कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके यहाँ तक जो कुछ उतारना आप उतार लीजिए, तो फिर हम लोग इससे बेस्ड सवाल करते हैं, मैंने एससीएफ पे बेस्ड नया है इसमें, बस मुझे लग रहा है यहाँ पे मैंने कुछ ऐड किया है, यहाँ भी ऐड किया है, ठीक है। तो इसमें से करने की कोशिश करें आप, ठीक है, और 2 बार पढ़ लेंगे तो क्या ऐसा कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। तो आप इसमें से कर लीजिए जो कुछ कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके एससी पे भेज, हल्के लेवल वाले सवाल है, ज़्यादा हाई लेवल का नहीं किया है मैंने। एक थोड़ा सा फैक्टर थ्योरम की जरूरत पड़ेगी, है ना, 9th वाले बच्चे शायद ना कर पाए इसको, ठीक है, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम, कोई नहीं करने की कोशिश करें आप। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1 से क्या कहता है कि 420 और 130 का एचसीएफ बताइए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से। यार इतने अच्छे से तो सिखा ही नहीं सर, तो क्या करें, बनेगा ही नहीं सवाल। अरे भैया किसी भी और भी मेथड से कर लो तो आंसर क्या चेंज हो जाएगा, आंसर भी वही आने वाला है। तो वो बोल रहा है यूक्लिड्स का, ये मतलब नहीं कि आपको यूक्लिड्स ही करना है, ऑब्जेक्टिव में यही बड़ी खास बात है। आप तुक्का मार के आ जाओ, उसको क्या पता कि तुक्का मार के आपका आंसर सही आया है। तो इसलिए आप उस वक्त मोटिवेटेड रहे ज्यादा, ये आपके लिए ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो जो आपको तरीका, आपको और भी तरीके, शायद ये तरीका नहीं आ रहा, हाँ बोर्ड्स के लिए जब तैयारी कर रहे हो तो जो तरीका बोर्ड्स में सिखाया गया है ना, वो सेम वही तरीका आपको करके आने का, यानी वो हर तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम इसको सवाल को, आपको अगर लगे लॉन्ग डिवीजन तो लॉन्ग डिवीजन, अगर आपको लगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो प्राइम फैक्टराइजेशन। मुझे तो सबसे अच्छा ट्रिक लगता है भाई, हमें डिफिनेशन अगर एचसीएफ का पता होता है, एग्जैक्ट हमें पता है कि एचसीएफ वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो इन दोनों को तो पूरी तरह काट दे। तो हमने 15 से काटा सर, दोनों नहीं कटा, 25 से काटा सर, दोनों नहीं कटा, 20 से काटा सर, दोनों नहीं कटा, 10 से काटा सर, कट गया, तो आंसर यही होगा, खत्म। करके देख लो आप एक बार, आंसर यही आ रहा है कि नहीं। फिर भी मैं आपको यूक्लिड से इसको एक बार करके दिखाता हूँ। सबसे बड़ा नंबर 420, ये रहा 130, कितने बार में जाएगा, 3 बार में। तो बचा कितना, 390 हो गया, बचा 30। अब ये 130 यहाँ पहुंच गया, 30 यहाँ पहुंच गया, कितने बार में जाएगा सर, 4 बार में, है ना, 4 बार में 120 बनेगा, बचेगा कितना, 10। ये 30 यहाँ आ गया, ये 10 यहाँ पहुंच गया, कितने बार में जाएगा सर, 3 बार में, प्लस रिमाइंडर कितना, 0। यहाँ पे लिखा हुआ चीज हमारा एचसीएफ, द आंसर इज 10। बिल्कुल देखिए तभी आंसर 10 आ रहा है यूक्लिड से, अगर आप बोलते तो यूक्लिड से भी करके दिखा दिया मैंने।
अब इस क्वेश्चन में मैंने आपको नंबर नहीं दिया क्योंकि आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन तो बचपन से करते आता है, 6th क्लास से करते आ रहे हैं, तो प्राइम फैक्टराइज करके दे दिया है मैंने आपको नंबर। तो इसका एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे, जो जो प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हुए, 2 दिखा, 5 दिखा, 3 दिखा, तो 2 दिखा, 3 दिखा, 5 दिखा, उससे बड़ा कोई हाँ सर 7 भी दिखा, उससे बड़ा कोई सर हाँ सर 11 दिखा, तो सबको लिख देने का। अब इसमें हम लोगों ने 2 वाला 2 कहाँ है और यहाँ तो इन, तो 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 0 नहीं है तो 0 उठा गया सबसे छोटा। फिर 3 आए, 3 3 3 4 5 5, तो छोटा कितना हो गया सर 4। फिर हम बड़े 5 5 5 5 3 2 4, तो सबसे छोटा कितना हुआ सर 2। फिर हमारे 7 नहीं है, 7 तो 7 नहीं है तो 7 की पावर 0, एक भी जगह गैप है तो उसमें पावर 0। 11 ना यहाँ है ना यहाँ, सिर्फ यहाँ तो कोई बात नहीं, 11 के पावर 0, तो ये फाइनल आंसर ये तो हो गया 1, ये भी हो गया 1, ये भी हो गया 1। दिस वी हैव 3 के पावर 4 into 5 का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट कर लेना आप, ठीक है। दिस इज 25, दिस इज 81, 81 into 25 मल्टीप्लाई करते हैं, 81 into 25, 25 का 1 5 और 25 into 8 200, 200 और 2, हाँ 202 है ना, 202, तो 20 25 आएगा ना, ऐसे कुछ आएगा। अब इस सवाल में जो बच्चे गलती करते हैं यही करते हैं सर, 2 देखा, 2 का सबसे मिनिमम पावर कितना देखा 2, ठीक है, तो 2 लिख दिया आपने, ठीक है। और सर 3 दिखा, 3 का सबसे मिनिमम पावर कितना दिखा सर आपने 4, तो 4 लिख दिया सर आपने, ठीक है। और अच्छा बाई चांस आंसर वो भी आ रहा है, 5 का सर स्क्वायर दिखा और 7 का पावर 4 दिखा सर, वो लिख दिया आपने। सवाल थोड़ा और अच्छा कर सकता था मैं, अगर यहाँ से 3 यहाँ पे 1 ले लेता और यहाँ पे स्क्वायर ले लेता और अच्छा हो जाता सवाल, क्योंकि मेरे को मेन जो देना था वो ये देना था कि आप 3 का पावर मिनिमम देखा यहाँ पे 1, लेकिन 1 नहीं है, ये 3 का पावर यहाँ भी है, 3 का पावर यहाँ भी है, तो इसको प्लग करके इसको हम फाइनल बनाएंगे तो ए जो हो जाएगा हमारा 2 के पावर 4, 2 के पावर 3, 2 के पावर 7 हो जाएगा, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, तो ऐड होके 3 के पावर 3 हो जाएगा, और फिर 5 का से देखिए तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये है हमारा फाइनल है। सिमिलरली फाइनल बीच में कुछ ऐड नहीं करना, तो ये 2 के पावर 2, 3 के पावर 4, 5 का क्यूब और 7 के पावर 4 यही रहा। अब इसमें से मिनिमम पावर उठा लो, एक बार कुछ लिखने की जरूरत सेम ही तो लिखा, तो मिनिमम हमें दिख रहा है 2 के पावर 2, मिनिमम में 3 के पावर 3 दिख रहा है, ना कि 1 दिख रहा है मिनिमम, और 5 के पावर में 2 दिख रहा है और 7 के पावर में 0, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो बच्चे कमाल करते हैं यार, मजा आया था, 2 2 सर, तो फट सर 2 के पावर 0, 3 नहीं दिखा सर, 3 के पावर 0 सर, 4 तो 4 का स्क्वायर, 6 के पावर 1 तो 6 के पावर 1, 10 का स्क्वायर 10 के पावर 1, इसको मल्टीप्लाई करके सर 9 6 ऐसे करके कुछ आंसर आता है जो कि महाबकवास है। अब ऐसा चला कि वही कर सकता हूँ, पहला क्या है कि क्या है 10 6 4 जो लिखा वो प्राइम नंबर है, मतलब बिल्कुल प्राइम नंबर नहीं है सर, तो आप ऐसे कैसे निकाल लो, जो मैंने दे रखा है प्राइम मल्टीप्लाई करके, ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया ही नहीं गया है, इसको तो सही से पहले अरेंज करके लिखो, 2 के पावर 4, 4 को 2 का स्क्वायर का होल क्यूब लिखा हुआ है, 6 को 2 into 3 लिखेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, 10 को 2 into 5 लिखेंगे, तो फाइनल 2 के पावर में कितना है 4 और 6 10 और 2 12 1 13, 2 के पावर में 13 आया, और 3 के पावर में 2 आया और 5 के पावर में आया, तो फाइनली हमारा ये। सिमिलरली फाइनल बी जब हम लिखेंगे तो 3 का क्यूब 4 के को हम 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो अब हमारा फाइनल 2 के पावर में बना 4 5 2 7 7 बना, 3 4 बना और 5 का स्क्वायर बना, तो देयरफॉर हमारा एचसीएफ अगर ए और बी का हम लोग निकाल रहे होते हैं तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, 2 के पावर मिनिमम 7 आया, 2 के पावर मिनिमम 2, 3 के पावर मिनिमम 2 आया, 5 के पावर मिनिमम 1 आया, इसको मल्टीप्लिकेशन इसको जो आप कर रहे हो करेंगे ना दोनों सेम ही आएगा। ये तो ये है मेन सही सवाल, मजेदार सवाल। तो वीडियो को पॉज करके यहाँ तक जो कुछ उतारना है आपको आप उतार लीजिए, वैसे ये भी सवाल आसान है तो इसको भी जरा देख ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है ए। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले तो जो नंबर्स हैं उनके फैक्टर्स लिख लेते हैं, 2 into 5 ये हो जाएगा सर 2 का स्क्वायर इंटू 5, ये जो हो जाएगा सर 3 3 2 इंटू 3 इंटू 5 ये होगा। अब इसका एचसीएफ पहले निकाल लो, जो नंबर्स लिखे, क्योंकि इसमें नंबर और वेरिएबल दोनों आ रहे हैं, तो जो नंबर लिखे हुए उसके पहले एचसीएफ निकालो, तो आपको दिख रहा है 2 के पावर 1 2 के पावर 1 2 के पावर 1, सबसे मिनिमम 2 के पावर 1
और 5 की पावर 1, 10 दिख रहा है ना, 10 20 30 का एचसीएफ निकालेंगे तो 10 ही आएगा। तो आगे तो हमारा 10 लिखा गया सर। अब जो जो वेरिएबल यूज हो रहा है तो वेरिएबल एक नंबर की तरह ट्रीट किया जाएगा, 2 3 4 5, जैसे सॉरी जो प्राइम नंबर्स था ना जिसमें मैंने आपको ट्रिक वाला पार्ट में दिया था, उसको हम वेरिएबल x आया, y आया, z आया, तो सबको लिख लेंगे। अब उसकी मिनिमम पावर उठा लो, 2 है 3 है 2 है तो मिनिमम पावर 2 हो गया, y की पावर 1 है 2 है 1 है तो 1 आ गया, z के पावर 3 1 और z है ही नहीं तो z के पावर 0 तो 0 आ गया, ये उसका एचसीएफ हो जाएगा। तो फाइनल आंसर विल बी 10x स्क्वायर y z का है। अब 10x स्क्वायर y एक ऐसा नंबर है यहाँ पे या पॉलिनोमियल है जो तीनों को काट रहा है, भरोसा नहीं तो चेक करके देख लो आप एक बार, सही है। तो एचसीएफ का मेन जो डेफिनेशन है ये आपको समझ में आना चाहिए, और उससे बड़े आराम से 4 ऑप्शन होगा तब भी आप इस सवाल को बहुत जल्दी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5 और 6, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 उतार लेंगे, कुछ उतारना तो ना, यहाँ पे बच्चे अक्सर मतलब क्लास में 99% बच्चे इस सवाल में गलती करते हैं जल्दीबाजी। इनफैक्ट चाहो तो जब आप नोट उतारे थे यहाँ पे नोट लिखा होता ना, टेकिंग आउट द मिनिमम पावर ऑफ प्राइम फैक्टर को भी अंडरलाइन कर लो ताकि ऐसी गलती आप दोबारा नहीं करोगे। प्राइम फैक्टर की मिनिमम पावर लिया जाता है, दे आर नॉट प्राइम नंबर्स। पहले इसको प्राइम बनाओ, तो प्राइम बनाने के लिए 6 को 2 into 3 लिखा, 10 को 2 into 5 लिखा, 4 को 2 into 2 लिखा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा आपको फैक्टर पता होना चाहिए, फैक्टर थ्योरम कोई नहीं, हल्का सा मैं आपको बता दूंगा। कहता है इफ द जीसीडी, देखिए वर्ड आ गया, ये में आया हुआ सवाल था, जीसीडी इनडायरेक्टली एचसीएफ बोल रहा है, एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस इज x + 1। एचसीएफ अगर x + 1 है तो इसको यहां से 0 पुट करो तो x + 1 = 0 यानी x = -1, यानी x की जगह अगर हम -1 पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 के बराबर हो जाएगा। ये एक फैक्टर थ्योरम होता है, इसी बात को हम लोग यूज करेंगे। अगर x = -1 पुट किया तो -1 का स्क्वायर कहां पे, x² + ax - 3 में पुट कर रहे हैं, प्लस a टाइम्स -1 - 3, दिस विल बी इक्वल टू 0। ये एचसीएफ, ये फैक्टर थ्योरम करता है, बाई फैक्टर थ्योरम लिख देता हूं मैं, वैसे पढ़ेंगे हम लोग पॉलिनोमियल के अंदर अच्छे से, बाई फैक्टर थ्योरम। एचसीएफ वर्ड यूज हुआ इसलिए मैं यहां पे करा दे रहा हूं। अब इसको सॉल्व किया तो 1 का -1 का स्क्वायर इज 1, माइनस a हो जाएगा, -3 = 0, 1 - 3 is -2, -a = 0। यहां सॉल्व किया तो a की वैल्यू -2 निकल के आ गई। तो b निकालते हैं। सर b निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, इसको मैंने नाम दिया टाइम सेविंग ट्रिक। ये भी एक चैप्टर ट्रिक है, हर जाके हर जगह पे आपको यूज होगा ये ट्रिक, टाइम सेविंग ट्रिक। कैसे सर? आपने सिर्फ a निकाला और a में आपको दिखा रिस्पेक्टिवली बोला, तो एक जहां पे -2 है सर, -2 यहीं पे, तो आंसर a d आने वाला, b निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको। हाँ, अगर तो 2 ऑप्शन में अगर ऐसा यहाँ भी -2 होता तब हमें अब b भी निकालना पड़ जाता, तो इसलिए फिर मैं आपके लिए b निकालो। फिर से आप x + 1 इसका फैक्टर है तो -1 यहाँ पे लाके पटक देंगे, 2x² प्लस का x प्लस के b में, तो 2 टाइम्स -1 का स्क्वायर प्लस टाइम्स -1 प्लस का b, दिस विल बी इक्वल टू 0 बाय फैक्टर थ्योरम। तो 2 into 1 प्लस के -1 हो जाएगा, प्लस का b इक्वल टू 0, यहाँ से 2 - 1 प्लस b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू 1 इधर गया तो -1, b की वैल्यू -1 बिल्कुल सही आ गई। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको कॉम्पिटिशन में बहुत काम आती है ना, कि हमारा एक से एक मान लो 3 वेरिएबल पूछा गया है और एक वेरिएबल निकाला और एक ही वेरिएबल हमारा काम हो गया है, हम बाकी के 2 वेरिएबल निकालने क्यों जाए? तो ये सब कॉम्पिटिशन के ट्रिक्स हैं, सब फंडे पता होने चाहिए। सवाल को करते करते एक ऑप्शन में भी नजर आना चाहिए। बहुत सारे टीचर तो ऐसा भी कहते हैं बेटा पहले ऑप्शन पढ़ लो उसके बाद सवाल करना, ये भी अच्छा तरीका। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं लास्ट में सवाल पढ़ लो कि पूछा क्या गया उसके बाद आप सवाल पढ़ना शुरू करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6, ये अच्छा सवाल है। अब यही एक सवाल का मसला है जहां पे कहीं नहीं बोला गया फाइंड द एचसीएफ, बताओ कहां एचसीएफ है, लेकिन इस सवाल में एचसीएफ निकालना है, क्योंकि इनडायरेक्टली जो आपसे बात बोली जा रही है, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, इन सब को डिवाइड कर दे, लिविंग नो रिमाइंडर, मतलब पूरी तरह काट दे, वो सबसे बड़ा नंबर जिन तीनों को पूरी तरह काट दे, तो सर वो तो एचसीएफ होता है ना, इन तीनों का एचसीएफ निकालो। आप निकालो अपने हिसाब से, इससे आपको 4 तरीके बता दिया है, मैं तो अपना चुटकियों में करूंगा। 9 क्या तीनों को काट रहा है सर? नहीं काट रहा है। 25 क्या तीनों को काट रहा है सर? नहीं काट रहा है। 35 क्या तीनों को काट रहा है? नहीं काट रहा है सर। 15 ये तीनों को काट रहा है, 15 45। इनफैक्ट एक और चीज, जो भी एचसीएफ होगा इन तीनों से छोटा होगा, तो सबसे छोटे से तो छोटा होगा, तो ये और ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसे भी छाट लिया आंसर। इन दोनों में तब चेक करने के लिए दोनों को चेक करते हैं, डिवीजन, इनको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, अगर को बड़ा बड़ा नंबर भी लिखा होता है यहाँ पे। तो
तो यही सवाल एक बड़ा मजेदार है कि कल अगर ऐसे दिया हो तो आपको बेसिक डेफिनेशन पता होता है एचसीएफ कहते हैं किसको, देखो आपने बिना सॉल्व किए हुए ना ऑप्शन से यूज करके आपने इसको आंसर बता दिया, आंसर इज दिस। अब इसका एक और क्वेश्चन नंबर 7 हो सकता था, ठीक है, ऐसा बोल दिया जाए द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 16, 47, 78 and leaves remainder 1, 2 and 3 respectively, वो सबसे बड़ा नंबर बताइए जो इनसे डिवाइड हो, 16, 47 और 78 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 1, 2, 3 छोड़े तो जो नोट बनाया था मैंने n1, n2 और n3 वाला, रिमाइंडर r1, r2, r3 आता तो घटा देंगे तो पूरी तरह कट जाएगा। मतलब अगर मैं इसमें से हटा दूं इसको तो 1 हटा दूं तो क्या बन जाएगा 15, 2 हटा दूं तो क्या बन जाएगा 45, 3 हटा दूं तो क्या बन जाएगा 75। यानी अब वो ये जो नंबर बचा, अगर मैं उस नंबर से 15 से इनको डिवाइड करूंगा तो ये रिमाइंडर आएगा, अगर रिमाइंडर को हटा दूं तो ये नंबर बचा, यानी इनडायरेक्टली वो इससे पूरी तरह कट जाए, इनको पूरी तरह काट दे, ये है मेन कहने का मतलब। तो रिमाइंडर को हटा दिया, जो नंबर बचा उसका एचसीएफ निकाल दिया, तो आंसर इज 15। सही है। तो इस तरह से हम लोग 6 सवाल भी किए, तो एचसीएफ भी हमारा फिनिश हो गया है। तो काफी कुछ हम लोगों ने सीखा है एचसीएफ के अंदर, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके यहाँ तक जो कुछ उतारना आप उतार लीजिए। तो अगले टर्म पे ही हम लोग, आज काफी टाइम हो गया, ठीक है, अगले टर्म पे हम लोग एचसीएम शुरू करेंगे ना। तो भाई डीपीएस सब एक साथ, मैं आपको डीपीपी सब दे दूंगा, सब एक साथ ही, है ना, एक साथ डिस्कस कर लेंगे हम लोग। डीपीपी अटैच कर दूंगा मैं, ठीक है। टिल देन हम अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद